अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर और हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम शुरू कर चुके हैं आपके साथ, जिसमें हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को तकरीबन ख़त्म करने वाले हैं। यानी उसमें हम 7 चैप्टर तो मुकम्मल कर चुके हैं। ये 8वां चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज का ये हमारा लेक्चर 04 है। इससे पहले वाले लेक्चर 03 में अ, हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, हीट तो हम पढ़ चुके हैं और वर्क पढ़ा चुके हैं। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ ना इंसान। तो लेक्चर 03 में हम क्या पढ़ा चुके हैं आपको, वर्क जो हमारे थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास वर्क होता है, वर्क को हम डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं आपको। अब लेक्चर 04 में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ अपने लिए एक अलग टॉपिक है एंड इंटरनल एनर्जी अपने लिए एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम इन दोनों को लिंक करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों को लिंक नहीं करेंगे तब हम ना तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकते हैं और इसके बगैर हम इस इंटरनल एनर्जी को भी नहीं पढ़ सकते। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो लेट सपोज मैं आपको कुछ सिस्टम्स देता हूँ, यानी लेट सपोज मैंने आपको ये सिस्टम दे दिया जिसमें आपके पास क्या था, लिक्विड। लेट सपोज ये आपके पास कोई लिक्विड का एक सिस्टम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ इसमें थर्मामीटर डिप करेंगे और जो थर्मामीटर इसको रीडिंग देगा, लेट सपोज किसी एक को इसने रीडिंग दे दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहेगा कि सर हमारी सिस्टम की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई एक और सिस्टम लेगा और इसमें एक थर्मामीटर वो डिप करेगा। ये लेट्स सपोज उसने एक सेकंड टाइम पे इसमें थर्मामीटर डाल दिया, तो जब इसने देखा तो लेट्स सपोज इसके पास आ गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसने कहा सर मेरी वाली सिस्टम की एनर्जी तो इसके सिस्टम से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, यानी मेरी वाली 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी टोटल एनर्जी 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई और आएगा और वो अपना सिस्टम लेगा और इसमें थर्मामीटर डालेगा। लेट सपोज कि इसके थर्मामीटर ने जो रीडिंग्स दे दी वो कितनी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कहेगा कि सर मेरे वाले सिस्टम की टोटल एनर्जी इन दोनों से क्या है, ज्यादा है। तो ये तीनों क्या करेंगे, गलती करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी का हमें नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ इस सिस्टम में जो हीट कंटेंट है यानी थर्मल एनर्जी है, वो सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे सिस्टम में सिर्फ हीट कंटेंट तो नहीं होता, हमारे सिस्टम में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या डेवलप हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कर सकता है। तो रिपल्शन से एज ए रिजल्ट क्या मिलता है, हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करेंगे, तो उनके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी। इसी तरह यानी काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी भी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी जगह वाइब्रेशन भी करेगा, तो उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशनल एनर्जी इज आल्सो अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इर्द-गिर्द क्या करेगा, रिवोल्यूशन भी करेगा। तो अब ये सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं, इसमें क्या आएंगे, एटम्स भी आएंगे, आयंस भी आएंगे। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम का एक छोटा-सा मैं पोर्शन यहाँ पर उठा कर ले आता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये लेट्स सपोज कि इस इन दो मॉलिक्यूल के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहां से हमें मिल जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देती है पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह इन मॉलिक्यूल के बीच ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को रिपेल करे। तो जरा देख ले, जब रिपल्शन होगा, हम दो ऐसे सेम चार्जेस को करीब लाएंगे
तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन की वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी यानी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो छोड़ने के साथ साथ वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। तो बेसिकली ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन से हमें क्या मिलेगी, एज ए रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें क्या मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन से हमें क्या मिलती है, एज ए रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, मूवमेंट भी करेगा। सो दिस इज अ ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। और ये अगर हम देख ले तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वाइब्रेशन भी करेगा। सो दिस इज अ वाइब्रेशनल एनर्जी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कि एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का। और इसी तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एटम भी तो हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें ये 3 एटम्स है। ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है ये 4 एटम्स से बना है। ये सेंट्रल एटम है और इसके इर्द गिर्द 3 सराउंडिंग एटम्स है। अब वो एटम्स जो है, इस एटम और इस एटम्स के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। इसी तरह ये बॉन्ड एनर्जी भी तो है। और इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि एटम और एटम के बीच क्या हो, रिपल्शन वाली एनर्जी हो, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी, यानी इट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और क्या हो सकता है कि ये जो एटम है ये इस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द, यानी ये इस तरह मूवमेंट करे, ये इस तरह मूवमेंट करे, ये मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द वो क्या करे, रोटेशन करे, रिवॉल्यूशन करे। सो यहाँ से हमें ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स मिलेगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स। और वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। ट्रांसलेशनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, एटम की वजह से। इसी तरह ये एटम ना सिर्फ मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द घूम सकता है, बल्कि ये एटम अपनी जगह पर भी क्या करेगा, रोटेशन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल एनर्जी। यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी मिलेगी। और रोटेशनल एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह हमारे पास एटम में क्या हो सकते हैं, एटम में हमारे पास न्यूक्लियस हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और यहाँ से हमें क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। और इसी तरह हमारे पास इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और फोर्स ऑफ रिपल्शन से हमें क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसी तरह प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी रिपल्शन होगा, तो वहां से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है और एक मॉलिक्यूल में एटम्स की बात हो रही है, फिर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात हो रही है। तो आपको पता है कि इतने छोटे से एरिया में हमारे पास करोड़ों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे और हर एक मॉलिक्यूल के पास वो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर उनमें से हर एक एटम के पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमें, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इंटरनल एनर्जी को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। सो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड all the potential energies present in a system is called internal energy। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। the sum of the sum of all the kinetic energies, यानी जिसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स है, ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स है। इसी तरह आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच क्या होगा, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आयंस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये जितने भी जरा देख ले, जितनी भी एनर्जी है वो सारे दो तरह की एनर्जी से है, चाहे वो एटम्स की वजह से है, मॉलिक्यूल की वजह से है, आयंस की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की वजह से है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की वजह से है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से है। सारे एनर्जी अगर हम कलेक्ट करें तो एक टाइप की एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनती है और एक टाइप की एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, यानी दो तरह के एनर्जी हमारे पास पूरे सिस्टम में होते हैं। और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अब एक नहीं होती है, हाँ, एटम्स के पास अलग होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग है, एटम और एटम के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग है। इसी तरह वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग है, लेकिन है सिर्फ दो तरह के एनर्जीज। एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, आप मेरी बात को समझ सकेंगे, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी बहुत सारे हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत सारे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड ऑल द पोटेंशियल एनर्जीज प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर है? यानी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी को, अच्छा, इंटरनल एनर्जी को बाज बुक्स कहते हैं यू और बाज बुक्स इसको कहते हैं ई, और मैं जो इस चैप्टर में पढ़ूंगा इंटरनल एनर्जी को उसको हम यू से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसको यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप भी मेरे साथ अगर है तो आप भी इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? वो कहता है कि द सम ऑफ ऑल द kinetic energy plus sum of all the potential energy. This is called a internal energy of a system. ये हमारे पास क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब मैं जरा इसको मिटा दो, ये क्या था, इंटरनल एनर्जी का सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि इंटरनल एनर्जी असल में क्या हो सकती है। अब मैं इसको शॉर्टकट लिख के आपको बताता हूँ कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ ऑल द potential energy present in a system is called internal energy of that system। और यहाँ पर देख ले कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी, ये जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास है, it is due to molecules, it is due to molecules, it is due to atoms, it is due to ions, it is due to electrons, it is due to protons, it is due to electrons and protons and etc etc etc। क्लियर है? और एक नोट ये याद करें कि इंटरनल एनर्जी everybody having mass, everybody, हर वो बॉडी जिसके पास क्या है, मास है, हैविंग मास, उसके पास क्या होगी, उसके पास हमें इंटरनल एनर्जी मिलेगी। एवरीबॉडी हैविंग मास हैविंग इंटरनल एनर्जी। तो ये हो गई हमारे पास इंटरनल एनर्जी की बात है। अब बात करते हैं हम कि एक और पॉइंट भी यहाँ पर ये देख ले कि the potential energy and kinetic energy of a system is different from the potential energy and kinetic energy of molecules। कि जो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल से, एटम से, आयंस से, उनके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है, डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है,
और इस सिलेंडर में आपके पास क्या है, गैस पड़ा है। क्लियर है। अब आप क्या करते हैं, इस गैस को लेकर आते हैं और इसको एक जगह पर रखते हैं। तो ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर क्या है, रेस्ट पर है। यानी सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन इनकी मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये रेस्ट पर है और इनके मॉलिक्यूल क्या है, रेस्ट पर नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह रोटेशन भी, वो अपनी जगह पर रोटेशन भी करते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं, वो कोलिजन भी करते हैं। उनके एटम्स सब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी उनमें बहुत सारी एनर्जी क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये रेस्ट पर है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की, वो पूरा सिस्टम हमारे पास रेस्ट पर है, लेकिन उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, आयंस है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी। और इसी तरह कुछ और पॉइंट्स भी हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में आपने लिखने हैं। इंटरनल एनर्जी जो होती है, ये इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? Which depends upon the size of a sample, which depends upon the size of a sample। और एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि साइज पर डिपेंड नहीं करती, जो कि साइज पर डिपेंड नहीं करती। तो इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके भी एक अलग क्या है टॉपिक है, एक अलग लेक्चर बन सकता है इसका भी। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं, तो इसलिए हमने इसको स्काइप किया हुआ है। यहाँ हमें बात मिल चुकी है कि इंटरनल एनर्जी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये वो प्रॉपर्टी है जो साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड करती है। साइज बड़ा होगा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, साइज कम होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सैंपल क्या होगी, कम होगी। इसी तरह ये इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। और मैंने आपको स्टेट फंक्शन पढ़ाया है कि व्हाट इज स्टेट फंक्शंस। जैसे कि हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, जो किसी सिस्टम की कंडीशन या स्टेट के बारे में हमें बताती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस। इसी तरह इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आती है, जीरो आती है। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, लेट्स सपोज यहाँ से एक प्रोसेस शुरू हुआ, यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक चला गया, और फिर यहाँ से, अब ये क्या है, एक साइकिल है। और साइकिल का ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। और यही इसका क्या है, दिस इज आल्सो द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस। और आपको पता है कि स्टेट फंक्शंस, the change in state functions just depends upon the final and initial condition, it does not depend upon the way in which the process occur। ये वे पर, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ये पाथ फंक्शन नहीं, ये स्टेट फंक्शन से, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है। और अगर आप फाइनल और इनिशियल देखें तो लेट्स सपोज ये इनिशियल जो है ये क्या है, 1 है, तो ये फाइनल भी क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनल से इनिशियल आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, 0। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से देख ले। इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा। इंटरनल एवरीबॉडी हैविंग मास हैविंग इंटरनल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब बात हम करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब हमें पता लग गया कि इंटरनल एनर्जी असल में क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे यार। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये तो बहुत ज्यादा, ये बहुत सारे एनर्जीज है। हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, तो आपने लिखना है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट
इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अब इस पे डिस्कशन होगी हमारी। हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, या हम क्वेश्चन मार्क चलो देते हैं, तो जरा देख ले। मैं आपको कहता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, और इसमें लेट्स सपोज ये कोई लिक्विड का या सॉलिड का या गैस से बना हुआ एक सिस्टम है। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, यानी मेरे पास ऐसा कोई आना ही नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, क्योंकि अब आप यार इतने डीपली कैसे जा सकते हैं, नैनो लेवल्स पर आप कैसे जाएंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी। यानी मैंने पूछा आपसे कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 इसका कितना है, तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर मैं कहता कि मैंने क्या किया, इसमें 20 जूल की एनर्जी ऐड की इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी मैंने इस सिस्टम को हीट किया और कितना एनर्जी दे दिया, 20 जूल। अब आप मुझे बता दें कि इसकी एनर्जी कितनी है, मतलब U2 बता दे। तो आप कहेंगे कि यार मुझे ये नहीं पता कि इसकी फर्स्ट इंटरनल एनर्जी यानी इससे पहले इसकी एनर्जी कितनी थी। अब आपने 20 जूल एनर्जी इसमें ऐड की, तो अब मुझे क्या पता कि अब इसमें कितने, क्योंकि मुझे पहले का नहीं पता। तो अब आपने जितना एनर्जी ऐड किया, अब मुझे क्या पता कि अब कितनी है। तो आप सिर्फ मुझे ये बता सकते हैं कि हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी, और ये भी नहीं बता सकता कि अब इंटरनल एनर्जी कितनी है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें जो चेंज आया है वो चेंज मैं आपको बता सकता हूँ कैसे, कि पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी, अब उसमें 20 जूल एनर्जी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। मतलब उससे पहले वो जितनी भी है वो इंटरनल एनर्जी, वो जितनी भी है उसमें अब 20 जूल एनर्जी का क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ, लेट सपोज हम ये एग्जांपल इस तरह आपको समझा सकते हैं कि मेरे पास एक स्कूल है, और मैं आपसे कहता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस स्कूल। आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं आपसे कहता कि मैंने इस स्कूल में 5 बच्चे एडमिट किए, तो अब इसमें कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे पहले भी नहीं पता था कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो अब मुझे क्या पता कि अब इसमें कितने होंगे। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पहले स्कूल में जितने बच्चे थे, अब आपके 5 बच्चे ऐड करने की वजह से स्कूल में 5 बच्चे क्या हो जाएंगे, 5 बच्चे इंक्रीज हो चुके हैं। या मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस स्कूल, तो आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इस स्कूल से मैंने 5 बच्चे निकाल दिए हैं, तो अब बता दें आप कितने हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे पहले का नहीं पता था कि पहले कितने थे। तो अब जब आपने 5 बच्चे निकाल दिए, तो मुझे क्या पता कि अब कितने रह चुके होंगे। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, आप मुझे कहेंगे कि हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पहले जितने बच्चे थे, अब उसमें 5 बच्चे का डिक्रीज हो चुका है। यानी आप मुझे चेंज बता सकते हैं। तो इसी तरह इंटरनल एनर्जी की भी बात है, ना आप फर्स्ट इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, ना आप फाइनल इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, बट सिर्फ आप मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं। इसी तरह मैं आपको कह दूं कि ये मेरा पर्स है, ये जो मेरा पर्स है, लेट्स सपोज मेरा पर्स कहाँ है, यहाँ पर तो नहीं है, लेट्स सपोज आप मेरे ये इस डस्टर को पर्स समझ ले, ये मेरा पर्स है, और इस पर्स में मैं आपसे पूछता कि मेरे पर्स में कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे कि यार पर्स आपका है, मुझे क्या पता कि इसमें कितने पैसे होंगे। फिर मैं कहता कि इसमें मैंने 1000 रुपए डाल दिए, अब कितने हो गए, तो आप कहेंगे कि मुझे पहले का नहीं पता था, तो आपके 1000 के ऐड करने से अब मुझे क्या पता होगा कि अब इसमें कितने होंगे। हाँ, हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पर्स में पहले जितने पैसे थे, उसमें अब 1000 जब आपने ऐड किए, उसमें अब 1000 पैसे इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब उसमें चेंज आया है, लेकिन इंक्रीजिंग चेंज है, वो पैसे ज्यादा हो चुके हैं, 1000 रुपए के हाउस वो क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पर्स में कितने पैसे आपके होंगे, कि मुझे नहीं पता। फिर मैं कहता हूँ कि इस पर्स से मैंने 1000 रुपए उठा दिए और किसी को दे दिए, तो अब इसमें कितने पैसे बचे, तो आप कहेंगे कि मुझे पहले का नहीं पता, तो अब कितने हैं, मुझे इसका भी नहीं पता। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पहले जितने रुपए थे, चाहे वो 5000 थे या 6000 थे, अब उसमें 1000 रुपए की कमी आ चुकी होगी। अगर वो 6000 थे, तो अब इसमें 5000 बाकी रह चुके होंगे। अगर 10,000 थे, तो अब इसमें 9,000 होंगे। अगर 11,000 था, अब इसमें 10,000। यानी आप मुझे चेंज का बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप मुझे नहीं बता सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट
नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्केल साइंसदानों ने अभी तक हमें इंट्रोड्यूस करके नहीं दिया है कि हम किसी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी बता दे, लेकिन हम जो है ना, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम, और जैसे कि चेंज इन प्रेशर को हम इस तरह मालूम करते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू P2 माइनस P1, इसी तरह हम चेंज इन वॉल्यूम को इस तरह मालूम कर सकते हैं कि V2 माइनस V1। तो इसी तरह हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी इस तरह मालूम करेंगे कि U2 माइनस U1। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे? इंटरनल एनर्जी को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 1 को नहीं बता सकते जो पहले से थी। अब फाइनल इंटरनल एनर्जी, जैसे कि अभी आपसे मैंने पूछा कि इस सिस्टम की कितनी एनर्जी, तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा कि मैंने इसमें 20 जूल एनर्जी ऐड कर दी, यानी अब ये U2 हो गई। तो अब कितनी? तो आपने कहा कि मुझे U1 का नहीं पता, तो मुझे U2 का क्या पता होगा? हाँ, तो इस वजह से ना तो हमें U1 का पता है, ना हमें U2 का पता है। तो हमें अगर इसका नहीं पता, तो हम इससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं? तो हाउ कैन वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? हम इस फॉर्मूले के जरिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो मेरे पास कुछ साइंसदान आ गए, मेरे पास नहीं, यानी हमारे केमिस्ट्री में एक साइंसदान आया जिसका नाम था जूलियस रोबर्ट, जूलियस रोबर्ट मेयर, जूलियस रोबर्ट मेयर। और इसके साथ एक दूसरा साइंसदान था जिसका नाम था हरमन हरमन वोन हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज। इन्होंने क्या की, एक लॉ इंट्रोड्यूस की जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फिर इस लॉ को फर्दर डेवलप किया एक और साइंटिस्ट ने, ये भी लिख दे, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? जेम्स जोल, जेम्स जोल। इसने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ये भी याद रखें, 19th सेंचुरी में, यानी 19वीं सदी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसको फर्दर डेवलप किसने किया है? जेम्स जोल ने। तो आप इस नाम को अगर नोट करना है तो नोट कर दे। अब मैं लिखता हूँ कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है, हम वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देख ले, इन दो साइंटिस्टों ने कहा कि लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक सिस्टम है, आपके पास ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है। अब आपको नहीं पता कि इसका इंटरनल एनर्जी कितना है। अब आप इसमें चेंज ला सकते हैं। किस तरह चेंज ला सकते हैं? आप इसको दे सकते हैं हीट, हीट दे सकते हैं। तो यानी आप इसको क्या दे सकते हैं? क्यू दे सकते हैं। क्यू, हीट की सिंबल क्या है? क्यू। हीट के जरिए आप इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, या ये सिस्टम क्या कर सकता है? आपको हीट दे सकता है। जैसे कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वो हमें हीट देता है, और इसी तरह जब हम चाय बनाते हैं या कोई और ऐसा चीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उस सिस्टम को हीट देते हैं, हम उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करते हैं बाय गिविंग हीट। और इसी तरह जो लकड़ी के जलाने का सिस्टम है वो हमें हीट देता है। तो कोई सिस्टम आपको हीट देगा, कोई सिस्टम को आप हीट देंगे। तो इसी तरह हम जब चाय बनाते हैं तो पहले हम इसको हीट देते हैं। चाय बनाते वक्त हम क्या करते हैं? इसका इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं बाय गिविंग हीट। और जब हम वो चाय उठाकर ले आते हैं और रखते हैं, चूल्हे से उठाकर हम यानी किसी जगह फर्श पर रखते हैं, तो उस चाय से क्या वो हीट हमारे सराउंडिंग में निकलती है। तो वो हीट या तो रिलीज कर सकता है या हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी हम हीट के जरिए चेंज कर सकते हैं। हम इसको हीट दे या हम इससे हीट को क्या कर दे? रिलीज कर दे। तो अगर जब आप इसको हीट देते तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हीट वो सराउंडिंग को देगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर आप फोर्स करके यानी वर्क करके
आप इस सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड कर सकते हैं। और अगर इस सिस्टम ने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर ऊपर फोर्स कर दिया, तो वो क्या करेगा, वर्क की शक्ल में हमें एनर्जी देगा। यानी वर्क या तो हम सिस्टम पर करेंगे तो एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी, और अगर वर्क इसने हमारे सराउंडिंग पर कर दिया तो इसकी एनर्जी क्या हो सकती है, जब हम वर्क करते तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब वो वर्क करेगा हमारे सराउंडिंग के ऊपर तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे इन दो साइंटिस्टों ने, यानी जे आर मेयर ने, जूलियस रॉबर्ट मेयर, और जो दूसरा था, क्या नाम था, हार्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने, उसने कहा कि आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं दो प्रोसेस के जरिए, और फिर इसने इसका इक्वेशन कुछ इस तरह लिखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। इन दो चीजों के जरिए आप किसी चीज की इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बाज बुक्स इसको इस तरह लिखते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू प्लस चेंज इन डब्ल्यू। और अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू प्लस चेंज इन वर्क। तो चाहे हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, दोनों का एक ही मतलब है। और ये स्मॉल चेंज की बात हम करते हैं, ये जो डी लगाते हैं इसका मतलब है स्मॉल चेंज, और ये डेल्टा का मतलब है कि हमारे पास जब लार्ज चेंज की हम बात करते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आप इस ये वाला इक्वेशन लेते हैं तब भी आपके पास सारे न्यूमेरिकल्स सही आएंगे, अगर ये वाला इस्तेमाल करते तब भी आपके पास सारे न्यूमेरिकल्स सही आएंगे। लेकिन बाज बुक्स इसको इस तरह लिखते हैं और बाज बुक्स इसको इस तरह लिखते हैं, तो आपको मैंने वो दोनों फॉर्म बता दी। ये वाला फॉर्म तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास चेंज क्या हो, स्मॉल चेंज हो। अब जरा देख ले, यहां पर ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले आपने एक लॉ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, जबकि ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएट हो सकता है। इसी तरह एनर्जी भी ना तो कभी क्रिएट हो सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये फर्स्ट लॉ हमें ये बताती है, बल्कि ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। और जरा देख लें, मैं सिर्फ जो पसीने थोड़े खुश कर दिया, मैंने पंखा बंद किया हुआ है क्योंकि फिर आवाज जो होता है ना, आवाज थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, जबकि डिस्ट्रॉय या क्रिएटर नहीं हो सकती। ये कौन हमें बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये लॉ हमें ये नहीं बता रही कि एनर्जी कहां से कहां जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी मूव्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी हीट कैन मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब हमारे पास एक बॉडी काफी ज्यादा हॉट है और एक बॉडी क्या है, कोल्ड है, तो हॉट बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगी कोल्ड बॉडी में। और ये बात हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती। इसके बाद जो हमें सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पर हम ये बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ लिया। अब फिर से हम इंटरनल एनर्जी की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात यही थी कि हमने आपको कहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम इस तरीके से तो नहीं मालूम कर सकते, तो फिर किस तरह करेंगे। तो ये दो साइंटिस्ट आएंगे कि चाहे लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है, तो आप इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय गिविंग हीट या बाय रिलीजिंग हीट, या आप इसको वर्क के जरिए आप इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय वर्किंग वर्क ऑन द सिस्टम या वर्क बाय द सिस्टम। तो अगर इसने वर्क किया सराउंडिंग पे तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अगर सराउंडिंग में वर्क किया इसके ऊपर तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने हीट दे दिया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इसने हीट आपको दे दिया तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी।
तो फिर इनसे एक लॉ बन गया जिसका हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ तक थी सिर्फ इंटरनल एनर्जी की, सॉरी लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात। अब हम फिर से अपनी इंटरनल एनर्जी की तरफ जाएंगे और इंटरनल एनर्जी को फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमने आपको बता दिया कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। तो हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। याद रखें कि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ये वाला एनर्जी, चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क। अच्छा, या ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। अब जरा देख ले, यहाँ पर इसने सिर्फ बुक ने ये लिखा है, लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास थोड़ा चेंज भी हो सकता है। किस तरह? ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन लेकर आ सकते हैं। किस तरह? लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है, हमने एक सिस्टम ले लिया, ये मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट किया, 20 जूल एनर्जी दे दी थ्रू हीट, और इसी तरह इसके ऊपर वर्क भी कर दिया। वर्क कितना किया मैंने इसके ऊपर? 30 जूल मैंने इसके ऊपर वर्क किया। हीट दे दिया, तो हीट जब हम देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो हीट मेरे पास क्या हो गया? हीट हमारे पास हो गया 20 जूल। इसी तरह वर्क हमने कर दिया सिस्टम के ऊपर, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव में। तो ये हो गई हमारे पास 30 जूल और ये 20 जूल। तो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 जूल। यानी चेंज टोटल कितना आया हमें नहीं पता कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी थी, लेकिन जब मैंने 20 जूल इसके ऊपर इसको हीट दे दिया और 30 जूल इसके ऊपर वर्क कर दिया, तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? 50 जूल। 50 जूल चेंज आया। अब जरा देख लें, यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकता कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या आ गई? इसकी यानी हीट जो था यहाँ पर वो क्या था हमारे पास? पॉजिटिव, और इसी तरह वर्क भी क्या था? पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला नंबर 1। अब मैं क्या कर सकता, इसी तरह इस सिस्टम को मैं क्या करता हूँ? 20 जूल एनर्जी में इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट देता हूँ, यानी Q हो गई हमारे पास 20 जूल, और ये क्या करता है? ऊपर वर्क करता है, और वर्क करता है ये तकरीबन 10 जूल का वर्क करता है हमारे सराउंडिंग के ऊपर। और वो जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो जाए तो वो क्या हो जाता है? -10, यानी माइनस हो जाता है, नेगेटिव। वर्क इज डन बाय द सिस्टम हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि जब हमारा सिस्टम वर्क करता है तो इसकी एनर्जी में क्या आती है? डिक्रीज आती है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। तो हमारे पास वर्क क्या है? नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, ये हीट कितना है हमारे पास? हीट है हमारे पास 20 जूल, और वर्क कितना है? वर्क है हमारे पास -10 जूल। -10 जूल। तो चेंज कितना आया? चेंज आया 10 जूल। तो आपके इंटरनल एनर्जी क्या, इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का आपको नहीं पता था कि कितना है, लेकिन आपने इसको ऊपर 20 जूल इसको आपने 20 जूल एनर्जी दे दी थ्रू हीट, यानी इसको हीट किया, फिर इसने वर्क किया 10 जूल का वर्क इसने सराउंडिंग के ऊपर कर दिया। तो टोटल एनर्जी चेंज कितना आया इस सिस्टम में? जब हमने देखा तो वो कितना टोटल चेंज आया है? 10 जूल। अब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बाय 10 जूल इंक्रीज कर चुकी है। तो यहां से हमें इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला मिल गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क। ये हो गई हमारे पास सेकेंड फार्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी। और इसी तरह ये हमारे पास एक सिस्टम है, और लेट सपोज इस सिस्टम को मैं क्या करता हूँ? इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। क्या करता हूँ? वर्क करता हूँ। लेट सपोज मैं इसके ऊपर 50 जूल का वर्क करता हूँ, और ये बाहर हीट निकालता है। लेट सपोज 30 जूल का हमें सराउंडिंग को वो क्या देता है? हीट देता है। तो हीट वो हमें देता है,
और जब वो हीट इज गिवन बाय द सिस्टम तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव 30 जूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो हीट सराउंडिंग को देगा तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। कितने माइनस, अगर इसने 30 जूल हीट रिलीज किया है तो इसके इंटरनल एनर्जी में माइनस 30 जूल एनर्जी क्या हो चुकी होगी, डिक्रीज हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी -30 जूल और वर्क कितना है +50 जूल। तो यहाँ चेंज कितना आया, +20 जूल। तो आपको इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का नहीं पता था, लेकिन आपने इसके ऊपर वर्क कर दिया। और ये अब जरा देख लीजिए, ये सारी बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शक्ल में ही हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। आपने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया 50 जूल का, और इसने क्या किया, इसने कुछ हीट रिलीज कर दी। कितनी रिलीज कर दी, 30 जूल। तो टोटल चेंज कितना आया, 20 जूल, क्योंकि आपने 50 जूल एनर्जी तो इसको दे दी, जिसकी वजह से इसकी 50 जूल एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन उसने उस तरफ से 30 जूल का एनर्जी रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उस 50 जूल में से इसके पास कितनी रह गई, 20 जूल। तो 20 जूल की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। टोटल चेंज कितना आया, 20 जूल। तो यहां से हमें जो इंटरनल एनर्जी की तीसरी फॉर्मूला मिलती है वो क्या मिलती है कि -Q + W। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी आएगी, तीसरी फार्मूला। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको मिटा दो, यहाँ ये वाली जगह हम मिटाता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक और सिस्टम है, और इस सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, ये सिस्टम क्या करता है, कुछ वर्क करता है। लेट्स सपोज वो वर्क करता है 80 जूल। कितना वर्क करता है, 80 जूल वर्क करता है। और इसी तरह कुछ एनर्जी भी बाहर रिलीज करती है। कितनी एनर्जी रिलीज करती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है। कितनी, लेट्स सपोज 20 जूल वो हीट भी रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वर्क भी वो सराउंडिंग के ऊपर करता है, मतलब वो भी माइनस में है 80 जूल, और हीट भी वो सराउंडिंग को देती है, तो वो कितने माइनस में है 20 जूल। वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड हीट इज आल्सो गिवन बाय द सिस्टम। तो दोनों क्या है, नेगेटिव में है। तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी -20 -80। तो टोटल क्या हो जाएगा, -100 जूल। तो आपको इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का नहीं पता था, लेकिन इस सिस्टम ने जब 80 जूल का वर्क कर दिया और 20 जूल का हीट रिलीज कर दिया, तो आपने कहा कि इसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है बाय 100 जूल। क्लियर है? और यहाँ से आपको एक और फार्मूला मिलता है इंटरनल एनर्जी का, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -Q - W। और ये हो गई हमारे पास फोर्थ फार्मूला। तो जरा देख ले, हमारे बुक में क्या लिखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q + W। तो ये भी करेक्ट फॉर्म है। जरा देख ले, यहाँ पर हमने फर्स्ट फार्मूला कहाँ पर लिखा था, ये वाला। तो ये इसके साथ क्या है, सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा करेक्ट वो लिख सकते हैं, तो किस तरह लिख सकते हैं कि मेरे पास Q भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, और वर्क भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा क्या लिख सकता हूँ, इससे बेहतर लिख सकता हूँ। और वो बेहतर फॉर्म क्या हो सकता है, लिखते हैं हम यहाँ पर। तो यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू +-Q + वर्क। और ये भी याद रखें कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला है कि Q + W, ये भी कोई रॉन्ग फार्मूला नहीं है। और ये भी आप किसी भी हालत में ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास वर्क नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, चाहे आपके पास Q पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, तो उस वक्त भी आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वक्त आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फार्मूले में कोई भी क्या नहीं है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन मेरे पास थोड़ा खूबसूरत फार्मूला ये वाला बन सकता है। आपको सारे सिस्टम के बारे में बता दिया, और फिर तब उसके बाद मैंने ये वाला फार्मूला आपके लिए लिख दिया। अब हम इंटरनल एनर्जी के बारे में तो बहुत सारे बात कर चुके हैं। हम थोड़े यहाँ पर क्या है, हमारे पास हीट भी है और वर्क भी है, इनके बारे में बात करते हैं कि ये हीट क्या होता है
हाँ, हीट तो आपको पता है कि हीट आपके पास जब पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, और ये शायद आपको पता भी हो। और इसी तरह हीट अगर क्या है नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये है कि हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। सिमिलरली आपके पास जो वर्क है, वर्क अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि इज वर्क इज डन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अगर ये वर्क क्या है नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये भी याद रखें। इसी तरह आपके पास क्यू के कुछ फार्मूले हैं, फार्मूलाज ऑफ हीट, ये भी याद रखने हैं आपने, फार्मूलाज ऑफ क्यू यानी हीट के कुछ फार्मूले। तो एक फार्मूला आपके पास हीट का ये हो सकता है कि हीट इज इक्वल टू mc into change in temperature, mc into change in temperature। और ये कहाँ से आया है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको, क्योंकि मैं वो बोलने वाला हूँ वो मैं भूल ना जाऊं, इस वजह से मैं आपको एक और चीज यहाँ पर लिख के देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपके पास ये है, ये आपके पास आपने नोट करना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस W। और ये भी एक इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और ये फार्मूला जो है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर एनी आइडियल गैस, यानी गैस क्या होना चाहिए? आइडियल, इसके पास आइडियल बिहेवियर हो। और आइडियल गैस और रियल गैस आप गैस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आप गैस का चैप्टर देख ले यूट्यूब पे, मेरी हमारी केमिस्ट्री पर है। फॉर एनी आइडियल गैस एंड इन एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई प्रोसेस क्या हो सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, कोई प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या हो? जीरो हो, यानी टेम्परेचर क्या हो आपके पास? कांस्टेंट हो। आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोबारिक प्रोसेस भी हो सकता है, इसका मतलब यह है कि चेंज इन प्रेशर आपके पास क्या हो? जीरो हो, यानी प्रेशर आपके पास कांस्टेंट हो, ऐसा प्रोसेस हो जिसके लिए प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे कि हमारे पास क्या है? चार्ल्स लॉ इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। इसी तरह हमारे पास बॉयल्स लॉ इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, वो प्रेशर और वॉल्यूम की बात करती है। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और सॉरी बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की बात करती है, और चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम की बात करती है। सो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसके लिए चेंज इन प्रेशर जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिनके लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है? जीरो। इसी तरह आपके पास एक प्रोसेस आता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जिसके लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो? वो जीरो हो, यानी वॉल्यूम में जो वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। इसी तरह आपके पास एक प्रोसेस आता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक जिसके लिए चेंज इन हीट क्या हो? चेंज इन हीट क्या हो? जीरो हो। तो ये वाला फार्मूला हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हमारे पास गैस क्या हो? आइडियल हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम में क्या हो? मौजूद हो, चाहे वो आइसोथर्मल में मौजूद हो, चाहे वो आइसोबारिक में हो, चाहे वो आइसोकोरिक में हो, चाहे वो एडियाबेटिक में हो, लेकिन गैस क्या हो? आइडियल हो। और चाहे वो कोई भी गैस हो, यानी नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, हीलियम गैस हो, नियान गैस हो, लेकिन वो गैस क्या हो? आइडियल हो। वो गैस क्या हो? आइडियल हो। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये हम नॉर्मल गैसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो फार्मूला आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए याद रखेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें इन फार्मूलेस की जरूरत तो पड़ेगी। अब मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब मैं आपको कुछ फार्मूलेस ऑफ हीट बताने वाला हूं, तो आपने लिखना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले से लिखा था आपके लिए वो हेडलाइन के फार्मूलेस ऑफ हीट, तो यहाँ पर मैं हीट के डायरेक्ट फार्मूले लिखता हूँ। एक फार्मूला आपके पास हीट